एक चौंकाने वाली घटना जिसने जर्मन सरकार को आपातकालीन रिपोर्ट लिखने पर मजबूर कर दिया। वे जर्मन संभ्रांत बुजुर्ग जिन्होंने अपना जीवन केवल स्विट्जरलैंड और फ्रांस की यात्राओं में बिताया था, अचानक भारत के लिए टिकट खरीदने लगे और यह कार्रवाई हजारों लोगों ने एक साथ की। भारत की धरती पर कदम रखने के बाद उनके साथ जो कुछ हुआ उसने पूरे जर्मन समाज को झकझोर कर रख दिया। यह फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित है और सदस्यता, पसंद और गर्मजोशी भरी टिप्पणियां हमारे लिए और अधिक प्रेरणाएं प्रदान करने की बड़ी ताकत हैं। 2025 के वसंत में बर्लिन की एक लग्जरी ट्रैवल एजेंसी के कर्मचारियों ने एक अभूतपूर्व घटना देखी। जर्मन उच्च समाज के बुजुर्ग जो आमतौर पर स्विस विला या भूमध्य सागरीय क्रूज का आनंद लेते थे, अचानक भारत के लिए उड़ानों के बारे में पूछताछ करने लगे। शुरू में उन्होंने सोचा कि यह भारत की लोकप्रिय संस्कृति की सामान्य लहर है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग थी। ट्रैवल एजेंसी के कर्मचारियों को शुरू में अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि 70 से अधिक उम्र के एक पूर्व मंत्री ने दिल्ली मेट्रो का अनुभव लेने की इच्छा व्यक्त की और कुछ ने मिशेलिन रेस्तरां के बजाय स्थानीय बाजार में जाने की बात कही। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि 1 या 2 दिनों के भीतर ऐसी सैकड़ों याचिकाएं आईं। उनके मुंह से निकला एक साझा शब्द था, पुष्टि। वे खुद जाकर यह पुष्टि करना चाहते थे कि भारतीय समाज कितना व्यवस्थित और स्थिर है। यह केवल पर्यटन नहीं, बल्कि एक प्रकार की सामाजिक अनुसंधान यात्रा थी। जर्मनी के पूर्व वित्त मंत्री फ्रेडरिक श्मिट ने कहा कि जर्मन मीडिया में भारतीय सामाजिक व्यवस्था के बारे में लगातार आ रही रिपोर्टों के बाद वह खुद जाकर इसकी पुष्टि करना चाहते थे कि क्या यह सच है। उनके साथ उनके दोस्त भी ऐसा ही कर रहे थे। बैंक और विनिर्माण उद्योग के निदेशक मंडल के अध्यक्ष, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सभी ने भारत यात्रा की योजना बनाना शुरू कर दिया था। बर्लिन के भीतरी इलाकों की लग्जरी ट्रैवल एजेंसियां घबरा गई थीं, क्योंकि यह उनके खुलने के बाद पहली बार था जब उन्हें इस तरह की यात्रा पूछताछ मिली थी। उन्हें नहीं पता था कि उन ग्राहकों को कैसे संभालना है जो निजी जेट और शीर्ष होटलों को अस्वीकार कर रहे थे, लेकिन सार्वजनिक परिवहन और सामान्य अस्पतालों का अनुभव लेना चाहते थे। स्थिति ऐसी हो गई थी कि उन्हें एक नया यात्रा पैकेज फिर से डिजाइन करना पड़ा। और तो और, इन लोगों की उम्र मुख्य रूप से 60 से 80 वर्ष के बीच थी, जिनमें से अधिकांश वे थे जो आमतौर पर विदेश यात्रा नहीं करते थे। ये जर्मन समाज के भीतर भी शीर्ष सामाजिक नेता थे, जिन्हें अचानक एशिया यात्रा में रुचि हो गई थी। जर्मन सरकार के संबंधित अधिकारी भी इस घटना पर कड़ी नजर रखने लगे। उन्होंने फैसला किया कि सामाजिक नेताओं का भारत की ओर सामूहिक प्रस्थान केवल एक साधारण यात्रा से कहीं अधिक हो सकता है। जर्मन विदेश मंत्रालय ने चुपचाप भारत में दूतावास से संपर्क किया और स्थिति को समझने की कोशिश की। इन सब की शुरुआत जर्मन सार्वजनिक प्रसारण संघ द्वारा प्रसारित एक भारतीय वृत्तचित्र से हुई थी। एशिया का चमत्कार, भारतीय सामाजिक व्यवस्था नामक इस कार्यक्रम ने जर्मन उच्च समाज में चर्चा पैदा की और उन्हें स्वयं पुष्टि करने की इच्छा जगाई। विशेष रूप से भारत की डिजिटल प्रशासनिक प्रणाली और स्वास्थ्य सेवाओं की दक्षता से संबंधित सामग्री ने सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया। कार्यक्रम देखने वाले जर्मन सदमे में थे, क्योंकि सामग्री ने बताया कि भारत न केवल एक तकनीकी महाशक्ति है, बल्कि उसकी समग्र सामाजिक व्यवस्था जर्मनी से भी अधिक कुशलता से संचालित हो रही है। विशेष रूप से कोविड-19 के दौरान प्रदर्शित व्यवस्थित महामारी रोकथाम प्रणाली और त्वरित निर्णय लेने की संरचना ने जर्मन बुद्धिजीवियों पर एक गहरी छाप छोड़ी। जर्मन पर्यटन उद्योग घबरा गया था, क्योंकि सिर्फ 1 सप्ताह के भीतर भारत के लिए 3000 से अधिक बुकिंग हो गई थीं। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि बुकिंग करने वाले लगभग जर्मन समाज के शीर्ष 0.1% वर्ग के लोग थे। वृत्तचित्र प्रसारित होने के बाद जर्मनी भर की ट्रैवल एजेंसियों के फोन लगातार बज रहे थे। बर्लिन, हैम्बर्ग, म्यूनिख की लग्जरी ट्रैवल एजेंसियों में रोजाना सैकड़ों पूछताछ कॉल आ रहे थे। बुकिंग सूची में जर्मन समाज के दिग्गज लोग भरे हुए थे, जिनमें 12 बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निदेशक मंडल के अध्यक्ष और 8 बैंक बोर्डों के अध्यक्ष शामिल थे। जर्मनी की सबसे बड़ी कार कंपनियों BMW और मर्सिडीज बेंज के पूर्व CEO भी सूची में थे। उनकी औसत आयु 68 वर्ष थी और उनमें से अधिकांश ने कभी एशिया की यात्रा नहीं की थी। सबसे आश्चर्यजनक उनकी यात्रा की शर्तें थीं। आमतौर पर
इस प्रकार के ग्राहक निजी जेट, शीर्ष होटल और निजी गाइड की मांग करते थे, लेकिन भारत जाने के इच्छुक इन लोगों ने बिल्कुल विपरीत मांगें रखीं। वे सामान्य उड़ानों की इकोनॉमी क्लास में यात्रा करना चाहते थे और शीर्ष होटलों के बजाय बिजनेस होटल, व्यावसायिक आवास पसंद करते थे। इससे भी अधिक उनकी यात्रा का एजेंडा था। उन्हें लाल किला या इंडिया गेट जैसे पर्यटक आकर्षणों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि वे मेट्रो स्टेशन, स्थानीय बाजार, सामान्य अस्पताल और सरकारी कार्यालयों का दौरा करना चाहते थे। एक पूर्व मंत्री ने तो दिल्ली नगर निगम में जाकर नागरिक मामलों को संभालने के तरीके को व्यक्तिगत रूप से देखने की मांग की थी। इन मांगों को संभालते हुए जर्मन पर्यटन उद्योग को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि मौजूदा भैलाचाकी भारतीय पर्यटन पैकेज उनकी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते थे। उन्हें तत्काल नए प्रकार के सामाजिक निरीक्षण यात्रा कार्यक्रम विकसित करने पड़े। बर्लिन की एक बड़ी ट्रैवल एजेंसी के प्रतिनिधि ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई। कर्मचारियों को द्वारा अनुमति प्राप्त करने के लिए भारत के सार्वजनिक संस्थानों से संपर्क करना पड़ा। स्थानीय गाइडों को भी नए प्रशिक्षण की आवश्यकता थी, क्योंकि उनका मुख्य काम अब पर्यटन मार्गदर्शन नहीं, बल्कि सामाजिक व्यवस्था की व्याख्या करना था। भारत पर्यटन प्राधिकरण जर्मनी कार्यालय भी घबरा गया था। आमतौर पर हर साल भारत आने वाले जर्मन पर्यटकों की संख्या लगभग 20,000 होती थी, लेकिन अब एक महीने के भीतर लगभग आधी संख्या में बुकिंग आ चुकी थी और वे पारंपरिक पर्यटन नहीं चाहते थे। जर्मन सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए थी, क्योंकि सामाजिक नेताओं के सामूहिक विदेश भ्रमण का राजनयिक महत्व हो सकता था। जर्मन विदेश मंत्रालय ने भारत सरकार को एक अनौपचारिक सूचना भेजी और दोनों देशों के बीच सहयोग प्रणाली स्थापित की। सबसे दिलचस्प बुकिंग करने वालों का उद्देश्य था। उनका उद्देश्य केवल जिज्ञासा नहीं, बल्कि जर्मन समाज के साथ तुलनात्मक अध्ययन करना था। एक पूर्व आर्थिक मंत्री ने कहा कि एक रिपोर्ट देखने के बाद, जिसमें बताया गया था कि भारत की डिजिटल सरकारी प्रणाली जर्मनी से 10 साल आगे है, वह खुद जाकर इसकी पुष्टि करना चाहते थे। जर्मन मीडिया ने भी इस घटना पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। बिल्ड अखबार ने जर्मन अभिजात्य वर्ग का भारतीय उन्माद शीर्षक से रिपोर्ट प्रकाशित की, जबकि डेयर स्पीगल पत्रिका ने एशिया से सीखने वाले जर्मन नेता नामक एक गहन रिपोर्ट प्रकाशित की। बुकिंग लेने वाले ट्रैवल एजेंसी के कर्मचारी ग्राहकों के गंभीर रवैये से हैरान थे। जो लोग आमतौर पर विश्राम के उद्देश्य से यात्रा करते थे, वे अचानक सामाजिक वैज्ञानिक बन गए थे और भारतीय परिवहन प्रणाली, स्वास्थ्य सेवा प्रणाली और प्रशासनिक सेवाओं के बारे में विशिष्ट प्रश्न पूछ रहे थे। जिस क्षण जर्मनी की सर्वोच्च सत्ताधारी वर्ग ने भारत की धरती पर कदम रखा, उनका विश्व दृष्टिकोण हिलना शुरू हो गया। बर्लिन हवाई अड्डे की भीड़भाड़ के आदी रहे उनके लिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा IAG एक पूरी तरह से अलग दुनिया थी। आगमन गेट से बाहर निकलने के 5 मिनट के भीतर ही जर्मनी के प्रति उनके गर्व में दरार पड़ गई। 15 अप्रैल 2025 को दोपहर 2 बजे लुफ्थांसा एयरलाइंस की एक उड़ान इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरी। यह 42 जर्मन उच्च वर्ग के लोगों को ले जाने वाला एक विशेष विमान था, जिनमें से आधे 70 वर्ष से अधिक उम्र के थे। उनमें से अधिकांश पहली बार भारत आए थे। जैसे ही विमान का दरवाजा खुला, उनके चेहरे के भाव बदलने लगे। हवाई अड्डे के अंदर कदम रखते ही सामने का दृश्य उनकी अपेक्षाओं से परे था। छत तक फैली विशाल कांच की खिड़कियां, चमकता हुआ फर्श और स्वच्छ आंतरिक डिजाइन ने उन्हें अवाक कर दिया। जर्मनी के पूर्व आर्थिक मंत्री हेंज मुलर ने रुककर चारों ओर देखा। उन्हें बर्लिन के ब्रांडेनबर्ग हवाई अड्डे पर वर्षों से इंजीनियरिंग की देरी और सुविधाओं की समस्याओं के कारण हुई परेशानी याद आई। लेकिन IGI अलग था। सब कुछ त्रुटिहीन ढंग से काम कर रहा था। आव्रजन काउंटर की ओर बढ़ते हुए उन्हें पहला झटका लगा। स्वचालित द्वार प्रणाली ATE व्यवस्थित रूप से पंक्तिबद्ध थी और अधिकांश यात्री मशीनों के माध्यम से तेजी से निकासी कर रहे थे। जर्मनी में अभी भी पायलट चरण में चल रही प्रणाली भारत में पहले से ही रोजमर्रा का हिस्सा थी। BMW के पूर्व CEO थॉमस श्नाइडर स्वचालित जांच काउंटर के सामने झिझके। उन्होंने इस इंटरफेस डिजाइन की प्रशंसा की, जिसका उपयोग चीनी न जानने वाले विदेशी भी आसानी से कर सकते थे। जर्मन, अंग्रेजी, जापानी सहित बहुभाषी समर्थन बहुत अच्छी तरह से एकीकृत था। सामान लेने वाले क्षेत्र में उनका दूसरा झटका इंतजार कर रहा था।
विशाल स्क्रीन पर सामान की स्थिति वास्तविक समय में प्रदर्शित हो रही थी। कन्वेयर बेल्ट चुपचाप और सुचारू रूप से घूम रही थी। फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डे पर अक्सर होने वाले सामान खो जाने या देरी की कल्पना यहां नहीं की जा सकती थी। सबसे आश्चर्यजनक हवाई अड्डे के कर्मचारियों की प्रतिक्रिया थी। सेवा काउंटर के कर्मचारियों ने फर्राटेदार अंग्रेजी में सवालों के जवाब दिए और सफाई कर्मचारी यात्रियों के गुजरने के तुरंत बाद फर्श को साफ कर रहे थे। यह सेवा गुणवत्ता जर्मन हवाई अड्डों पर दुर्लभ थी। हवाई अड्डे के अंदर की सुविधाओं ने भी जर्मनों को आश्चर्यचकित कर दिया। मुफ्त वाईफाई एक मानक सुविधा थी और चार्जिंग स्टेशन और विभिन्न अन्य सुविधाएं पूरी तरह से सुसज्जित थीं। विशेष रूप से ड्यूटी फ्री क्षेत्र का आकार और ब्रांड विविधता यूरोप के किसी भी हवाई अड्डे से बेहतर थी। जर्मन बैंक एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष पीटर वैगनर ने अपने सहयोगी से फुसफुसाते हुए कहा, मुझे संदेह है कि क्या यह वास्तव में एशिया का हवाई अड्डा है, विशेष है क्योंकि सुविधाओं का आधुनिकीकरण और परिचालन दक्षता यूरोपीय शीर्ष स्तर से कहीं अधिक थी। एयरपोर्ट मेट्रो कनेक्शन मार्ग की ओर बढ़ते हुए उन्हें तीसरा झटका लगा। भूमिगत गहराई तक फैली एस्केलेटर और चलती सीढ़ियां अनंत तक फैली हुई थीं। सभी सुविधाएं नई जैसी साफ थीं। संकेत बहुत सहज थे, जिससे पहली बार आने वाले विदेशी भी आसानी से रास्ता खोज सकते थे। एयरपोर्ट मेट्रो के प्लेटफॉर्म पर उनका आखिरी झटका इंतजार कर रहा था। ट्रेन समय पर पहुंची। डिब्बे का इंटीरियर जर्मनी की एस ट्रेन तेज गति ट्रेन से अधिक आधुनिक था। सीटें चौड़ी थीं और शोर भी कम था। केवल 5 मिनट में भारतीय समाज के बारे में जर्मन उच्च वर्ग की रूढ़िवादी धारणाएं पूरी तरह से टूट गईं। विकासशील देश की छवि निश्चित रूप से मौजूद नहीं थी। इसके बजाय उन्होंने जर्मनी की तुलना में अधिक उन्नत प्रणाली देखी और उनका झटका अभी शुरू ही हुआ था। जर्मनी का गौरव रला ही ऑटोबान राजमार्ग की व्यवस्था भी दिल्ली के एक्सप्रेसवे के सामने फीकी पड़ गई। जिस क्षण एयरपोर्ट बस राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे नेशनल एक्सप्रेसवे पर पहुंची, जर्मनी की सर्वोच्च सत्ताधारी वर्ग सदमे की एक और लहर में डूब गई, क्योंकि भारत की सड़क संस्कृति उनके जात एशिया से पूरी तरह अलग थी। इंदिरा गांधी हवाई अड्डे से दिल्ली जाने वाली एयरपोर्ट बस में जर्मन उच्च वर्ग ने शुरू में लापरवाही से खिड़की के बाहर के दृश्यों को देखा, लेकिन एक्सप्रेसवे में प्रवेश करते ही उनकी आंखें केंद्रित होने लगीं। ऊंचे फ्लाईओवर से दूर दिखने वाले मुंबई पोर्ट का पैमाना हैम्बर्ग से भी बड़ा था। जर्मनी के पूर्व परिवहन मंत्री क्लॉस हार्टमैन ने बंदरगाह की सुविधाओं को देखने के लिए अपना चेहरा खिड़की से सटा दिया। व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित कंटेनरों की प्रणालीगत व्यवस्था और विन्यास जर्मन बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली से कम नहीं था, और यह अधिक आधुनिक और कुशल भी लग रहा था। दिल्ली शहर में प्रवेश करने के बाद पहला आश्चर्य शुरू हुआ। ऊंची अपार्टमेंट समुदायों का अंतहीन विस्तार था। यह जर्मनी में दुर्लभ दृश्य था, लेकिन इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह थी कि इन विशाल आवासीय क्षेत्रों के बीच पार्क और हरियाली व्यवस्थित रूप से स्थित थे। मर्सिडीज बेंज के पूर्व सीईओ डाइटर मायर ने अपार्टमेंट समुदायों के पैमाने की प्रशंसा की। हजारों लोगों को समायोजित करने वाले विशाल आवासीय क्षेत्रों को एक पूर्ण शहर के रूप में डिजाइन किया गया था। वाणिज्यिक सुविधाएं, स्कूल, अस्पताल, पार्क सभी पैदल दूरी के भीतर स्थित थे, जो एक सुनियोजित शहर का रूप दिखा रहे थे। जैसे ही उन्होंने सड़क की ओर ध्यान दिया, एक और झटका उनका इंतजार कर रहा था। भारी यातायात के बावजूद वाहन सुचारू रूप से चल रहे थे। यह व्यवस्था की भावना जर्मनी के ऑटोबान पर भी शायद ही देखने को मिलती थी। लेन बदलना व्यवस्थित था और ट्रैफिक लाइट प्रणाली भी बहुत प्रभावी ढंग से काम कर रही थी। सबसे प्रभावशाली सार्वजनिक परिवहन और सामान्य वाहनों के बीच का सामंजस्य था। बस लेन पूरी तरह से अलग थी और बसें समय पर निर्धारित स्टॉप पर पहुंच रही थीं। जर्मनी के कई शहरों में भी इस स्तर की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली स्थापित नहीं की जा सकी थी। जर्मन बैंक एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष पीटर वैगनर ने अपने सहयोगी से फुसफुसाते हुए कहा, दिल्ली की जनसंख्या घनत्व को देखते हुए यह यातायात व्यवस्था एक चमत्कार है। बर्लिन या हैम्बर्ग जैसे बड़े शहरों में भीड़ के घंटों के दौरान गंभीर यातायात जाम होता है, लेकिन दिल्ली अलग थी। मेट्रो प्रवेश द्वार और बस स्टॉप के आसपास का दृश्य भी जर्मनों के लिए आश्चर्यजनक था।
नागरिक व्यवस्थित रूप से कतार में इंतजार कर रहे थे। जब बस या मेट्रो आती थी तो वे उतरने वाले लोगों को पहले निकलने देते थे और फिर चढ़ते थे। इस तरह की नागरिक चेतना जर्मनी में भी अनुकरणीय मानी जाती थी। सड़क के किनारे के वाणिज्यिक क्षेत्रों का दृश्य भी प्रभावशाली था। साइनेज व्यवस्थित रूप से प्रबंधित थे और इमारतों के बाहरी हिस्से को एक निश्चित मानक पर बनाए रखा गया था। यह जर्मनी के कुछ क्षेत्रों के विपरीत था, जहां अव्यवस्थित साइनेज से दृश्य खराब हो जाता था। सबसे आश्चर्यजनक पैदल यात्री केंद्रित सड़क डिजाइन था। प्रत्येक जेब्रा क्रॉसिंग पर नेत्रहीनों के लिए श्रवण मार्गदर्शन सुविधाएं स्थापित थीं। फुटपाथ और सड़क पूरी तरह से अलग थे और व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए रैंप भी हर जगह थे। इसका स्तर जर्मनी के बाधा मुक्त शहर डिज़ाइन मानकों से भी अधिक था। हुमायूं के मकबरे से दूर दिल्ली शहर के रात्रि दृश्य को देखना जर्मनों के लिए आखिरी झटका था। नदी के दोनों किनारों पर फैली ऊंची इमारतें जगमगा रही थीं और रोशनी व्यवस्थित रूप से टिमटिमा रही थीं। यह फ्रैंकफर्ट या म्यूनिख के शहर के केंद्र से अधिक भव्य और आधुनिक लग रहा था। हवाई अड्डे से होटल तक 1 घंटे से अधिक की ड्राइव में भारतीय समाज के बारे में जर्मन उच्च वर्ग की धारणाएं पूरी तरह से बदल गईं। उन्होंने पुष्टि की कि भारत न केवल एक आर्थिक रूप से बढ़ रहा देश है, बल्कि एक उन्नत राष्ट्र भी है जो शहरी नियोजन, परिवहन प्रणाली और यहां तक कि नागरिक चेतना के मामले में भी जर्मनी के स्तर को पार कर गया है। बर्लिन मेट्रो की पुरानी सुविधाओं और लगातार विफलताओं के आदी रहे जर्मनी के सर्वोच्च सत्ताधारी वर्ग के लिए जिस क्षण वे दिल्ली मेट्रो में चढ़े, उनका स्वाभिमान चकनाचूर हो गया। उन्होंने खुद को विश्व स्तरीय मानने वाली जर्मन सार्वजनिक परिवहन प्रणाली भारत के सामने फीकी पड़ गई। अगले दिन सुबह 9 बजे जर्मन उच्च वर्ग के समूह ने राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो का अनुभव लिया। अपने जीवन का अधिकांश समय निजी वाहनों या विशेष उड़ानों में यात्रा करने वाले इन लोगों के लिए मेट्रो एक अपरिचित अनुभव था। लेकिन जिज्ञासा डर पर हावी हो गई, क्योंकि वे भारत की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को व्यक्तिगत रूप से सत्यापित करना चाहते थे। मेट्रो प्रवेश द्वार से ही पहला आश्चर्य शुरू हो गया। एस्केलेटर भूमिगत गहराई तक फैली हुई थी और सभी सुविधाएं नई जैसी साफ थीं। यह बर्लिन मेट्रो के अंधेरे, नम माहौल से पूरी तरह अलग था। सबसे प्रभावशाली बात यह थी कि प्रत्येक स्टेशन पर विकलांगों और बुजुर्गों के लिए लिफ्ट थी। जर्मनी की पूर्व सामाजिक मंत्री इंग्रिड मुलर ने मेट्रो स्टेशन पर पहुंचते ही प्रशंसा की। पूरा प्लेटफॉर्म जगमगा रहा था और फर्श संगमरमर की तरह चमक रहा था। यह बर्लिन मेट्रो के धुंधले माहौल के विपरीत था। सबसे आश्चर्यजनक मार्गदर्शन प्रणाली थी। इलेक्ट्रॉनिक साइनेज पर हिंदी, अंग्रेजी, जापानी में अगली ट्रेन के आने का समय सही प्रदर्शित हो रहा था। जर्मनी की मेट्रो में अक्सर आने वाली देरी या रुकावट की सूचनाएं यहां कहीं नहीं दिखीं। सब कुछ घड़ी की तरह सटीक रूप से काम कर रहा था। प्लेटफॉर्म के फर्श पर खींची गई प्रतीक्षा रेखाएं भी जर्मनों के लिए आश्चर्यजनक थीं। नागरिक स्वाभाविक रूप से कतार में इंतजार कर रहे थे। जब ट्रेन आती थी तो वे उतरने वाले यात्रियों को पहले निकालने के लिए दोनों तरफ हट जाते थे। इस तरह की व्यवस्था की भावना जर्मनी में भी अनुकरणीय मानी जाती थी। जब मेट्रो पहुंची तो दूसरा झटका आया। ट्रेन का बाहरी हिस्सा जर्मनी की नवीनतम मेट्रो से भी अधिक आधुनिक था। सुव्यवस्थित डिजाइन और स्वच्छ बाहरी हिस्सा एक लग्जरी कार की याद दिलाता था। जिस क्षण दरवाजा खुला, डिब्बे के अंदर का दृश्य और भी चौंकाने वाला था। इंटीरियर चौड़ा और आरामदायक था, सीटों की व्यवस्था उचित थी और हैंडल और सुरक्षा सुविधाएं व्यवस्थित रूप से स्थापित थीं। विशेष रूप से सीनियर सिटीजन सीट स्पष्ट रूप से अलग थी और युवा यात्रियों को स्वाभाविक रूप से अपनी सीट छोड़ते हुए देखा जा सकता था। BMW के पूर्व CEO थॉमस श्नाइडर ने डिब्बे के अंदर की सफाई की प्रशंसा की। फर्श पर कोई कागज का टुकड़ा या कचरा नहीं था और सीटें नई जैसी साफ थीं। बर्लिन मेट्रो में दिखने वाली भित्ति चित्र या क्षतिग्रस्त सुविधाएं यहां कहीं नहीं थीं। सबसे प्रभावशाली यात्रियों का शिष्टाचार था। बातचीत करने पर भी वे अपनी आवाज नीची रखते थे। अधिकांश लोग चुपचाप अपने फोन देख रहे थे या किताबें पढ़ रहे थे। कोई भी जोर से फोन पर बात नहीं कर रहा था या खा पी कर दूसरों को परेशान नहीं कर रहा था। इस तरह की नागरिक चेतना जर्मनी के बड़े शहरों में भी देखना मुश्किल था। मेट्रो संचालन की सटीकता भी चौंकाने वाली थी। ट्रेनें समय पर स्टेशन पहुंच रही थीं और निकल रही थीं और स्टेशन के बीच यात्रा का समय भी अनुमानित था। जर्मनी की मेट्रो में अक्सर होने वाली सिग्नल विफलता या अप्रत्याशित देरी की कल्पना नहीं की जा सकती थी।
इंटरचेंज स्टेशन पर उन्हें तीसरा झटका लगा। कई लाइनों के मिलने की जटिल संरचना के बावजूद संकेत बहुत सहज थे और रास्ता आसानी से मिल जाता था। जर्मन संकेत भी सटीक थे। विभिन्न लाइनों को रंगों से अलग किया गया था, जो बहुत व्यवस्थित था। यह फ्रैंकफर्ट सेंट्रल स्टेशन की जटिल इंटरचेंज प्रणाली से अधिक सुविधाजनक था। मेट्रो स्टेशन के अंदर की सुविधाएं भी जर्मनों को आश्चर्यचकित कर गईं। साफ शौचालय, सुविधा स्टोर, फार्मेसी और यहां तक कि बैंक एटीएम भी पूरी तरह से सुसज्जित थे। उन्हें पता चला कि मेट्रो स्टेशन न केवल परिवहन सुविधाएं हैं, बल्कि उन्हें एक जीवन स्थान के रूप में भी डिजाइन किया गया है। जर्मन रेलवे के पूर्व प्रमुख हंस बॉयर ने अपने सहयोगियों से कहा, यह केवल परिवहन का साधन नहीं है, बल्कि सामाजिक शिक्षा का परिणाम है। उन्होंने महसूस किया कि सुविधाओं की उत्कृष्टता से भी अधिक आश्चर्यजनक नागरिकों की चेतना का स्तर था। लगभग 1 घंटे के मेट्रो अनुभव के बाद जर्मन उच्च वर्ग के समूह सदमे में डूबे हुए थे। उन्होंने एक तथ्य की पुष्टि की। उनकी विश्वस्तरीय जर्मन सार्वजनिक परिवहन प्रणाली, जिस पर उन्हें गर्व था, भारत की तुलना में एक बड़ी छलांग पीछे थी और उनका झटका केवल बढ़ने वाला था। यह वह क्षण था जब जर्मन स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का स्वाभिमान तुरंत ढह गया। जर्मनी के सर्वोच्च सत्ताधारी वर्ग के लिए, जो जर्मन अस्पतालों में अपॉइंटमेंट के लिए कई दिन इंतजार करने के आदी थे, भारतीय अस्पताल में उनका अनुभव अपने आप में एक स्वास्थ्य सेवा क्रांति थी। 2 घंटे के भीतर सभी जांच पूरी हो गईं और उनका झटका शब्दों से परे था। तीसरे दिन सुबह एक अप्रत्याशित घटना हुई। जर्मन समूह में एक सांसद, जर्मनी के पूर्व संघीय बैंक निदेशक रुडोल्फ होहनेस को अचानक चक्कर और छाती में दर्द महसूस हुआ। 72 वर्षीय बुजुर्ग को उच्च रक्तचाप और मधुमेह की शिकायत थी, इसलिए उनके साथ वाले लोग बहुत चिंतित थे। गाइड तुरंत उन्हें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ले गया। आपातकालीन कक्ष में पहुंचने से पहले जर्मन चिंतित थे। उन्हें संदेह था कि क्या एक विदेशी को भारतीय अस्पताल में उचित इलाज मिल पाएगा, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही उनकी सोच पूरी तरह से बदल गई। आपातकालीन कक्ष के प्रवेश द्वार से ही पहला आश्चर्य शुरू हो गया। पंजीकरण काउंटर के कर्मचारी ने फर्राटेदार अंग्रेजी में स्थिति को समझा और तुरंत एक जर्मन भाषी दुभाषिया की व्यवस्था की। जर्मनी के अस्पतालों में भी दुभाषिया सेवा के लिए अग्रिम बुकिंग की आवश्यकता होती है, लेकिन भारत में इसे मौके पर ही हल कर दिया गया। पंजीकरण प्रक्रिया की गति ने जर्मनों को चौंका दिया। रोगी की जानकारी दर्ज करना, बीमा की पुष्टि करना और उपचार की व्यवस्था करना, सब कुछ 10 मिनट के भीतर पूरा हो गया। जर्मनी में केवल बीमा दस्तावेजों की पुष्टि करने में 30 मिनट लगते हैं। कंप्यूटर प्रणाली की दक्षता जर्मनी के समान स्तर पर नहीं थी। प्रतीक्षा कक्ष में उन्हें दूसरा झटका लगा। आपातकालीन कक्ष की सुविधाएं भी होटल की लॉबी जितनी आरामदायक और साफ थीं। साफ कुर्सियां, चमकदार रोशनी और शांत माहौल ने मरीजों की चिंता को कम कर दिया। यह जर्मनी के आपातकालीन कक्ष के भीड़भाड़ वाले अराजक माहौल से पूरी तरह अलग था। डॉक्टर से मिलने का समय आने पर तीसरा आश्चर्य उनका इंतजार कर रहा था। उपचार करने वाले डॉक्टर ने जर्मनी के मेडिकल स्कूल में पढ़ाई की थी, इसलिए वह जर्मन में संवाद कर सकता था। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक डॉक्टर का व्यावसायिकता था। उन्होंने रोगी के चिकित्सा इतिहास की सावधानीपूर्वक जांच की और यहां तक कि जर्मनी में ली जा रही दवाओं के बीच परस्पर क्रिया की भी जांच की। जांच प्रक्रिया सबसे बड़ा झटका लेकर आई। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, छाती का एक्सरे, रक्त परीक्षण, सीटी स्कैन, सभी जांच 1 घंटे के भीतर पूरी हो गईं। जर्मनी में केवल सीटी स्कैन के लिए अपॉइंटमेंट लेने में कई सप्ताह लग जाते हैं। जांच के परिणाम भी वास्तविक समय में देखे जा सकते थे, इसलिए निदान प्रक्रिया बहुत तेज थी। जर्मनी की पूर्व स्वास्थ्य राज्य मंत्री मारिया श्मिट ने अपने साथ के चिकित्सा कर्मचारियों से फुसफुसाते हुए कहा, यह चिकित्सा सेवा नहीं, बल्कि चिकित्सा क्रांति है। उन्होंने कहा कि जर्मनी के शीर्ष विश्वविद्यालय के अस्पताल भी इस गति से जांच नहीं कर सकते। नर्सिंग स्टाफ का दोस्ताना व्यवहार भी जर्मनों के लिए आश्चर्यजनक था। नर्सें मरीज की स्थिति का ध्यानपूर्वक ख्याल रख रही थीं और परिवार के सदस्यों के सवालों का धैर्यपूर्वक जवाब दे रही थीं। यह जर्मनी के अस्पतालों के ठंडे औपचारिक रवैये से बिल्कुल विपरीत था। यह मरीज केंद्रित चिकित्सा सेवा का एक उत्कृष्ट उदाहरण था। जांच के परिणाम में सौभाग्य से कोई बड़ी समस्या नहीं थी।
इसे यात्रा की थकान और जेट लैग के कारण अस्थायी लक्षण माना गया। डॉक्टर ने एक नुस्खा लिखा और समझाया कि उन्होंने ऐसी दवाएं चुनी हैं जिन्हें जर्मनी लौटने के बाद भी जारी रखा जा सकता है। जर्मनी के अस्पतालों में भी इस तरह की सावधानी दुर्लभ थी। फार्मेसी में उन्हें चौथा आश्चर्य हुआ। जैसे ही उन्होंने नुस्खा प्रस्तुत किया, फार्मासिस्ट ने जर्मन में दवा लेने का तरीका समझाया। दवा के पैकेट पर भी जर्मन लेबल लगा था, जिससे उन्हें वापस लौटने पर कोई असुविधा नहीं होगी। जर्मनी में भी विदेशी मरीजों के लिए इस स्तर की सेवा मिलना मुश्किल था। भुगतान प्रक्रिया के दौरान उन्हें आखिरी झटका लगा। आपातकालीन देखभाल, विभिन्न जांचों और नुस्खे वाली दवाओं सहित कुल लागत जर्मनी की तुलना में केवल 10वां हिस्सा थी। यहां तक कि जर्मन बीमा कवरेज के बिना भी कीमत काफी उचित थी। इस क्षण उन्होंने पुष्टि की कि स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच के मामले में भारत जर्मनी से कहीं बेहतर है। अस्पताल छोड़ते समय जर्मन उच्च वर्ग अवाक रह गया। पंजीकरण से लेकर डिस्चार्ज होने तक कुल 2 घंटे लगे। जर्मनी में यह अकल्पनीय गति थी। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक नर्सिंग स्टाफ का व्यावसायिकता और दोस्ताना व्यवहार, नवीनतम उपकरणों की उपलब्धता और उचित लागत थी। भारत हर पहलू में जर्मनी से आगे था। जर्मन स्वास्थ्य बीमा संघ के पूर्व अध्यक्ष पीटर रोसेनबर्ग ने अपने सहयोगियों से कहा, भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली एक ऐसा मॉडल है जिससे जर्मनी को सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने दक्षता और मानवता दोनों को शामिल करने वाली चिकित्सा सेवा का सार देखा। जब जर्मन उच्च वर्ग के लोग कनॉट प्लेस सीपी के व्यावसायिक जिले की सड़कों पर थे, तो उन्होंने केवल एक खरीदारी क्षेत्र नहीं देखा। यह भारत की उपभोक्तावाद को एक सांस्कृतिक उद्योग के रूप में विकसित करने की अद्भुत क्षमता थी। फ्रैंकफर्ट की सबसे महंगी खरीदारी सड़क भी कनॉट प्लेस के सामने फीकी पड़ गई। चौथे दिन दोपहर को जर्मन जर्मनी डून उच्च वर्ग का समूह दिल्ली के कनॉट प्लेस सीपी व्यावसायिक जिले में गया। शुरू में उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ एक साधारण खरीदारी का अनुभव होगा, लेकिन जिस क्षण उन्होंने सड़क पर कदम रखा, उनकी सोच बदलने लगी। सीपी व्यावसायिक जिला उनके ज्ञात एशिया की पारंपरिक बाजार की सड़कों से पूरी तरह अलग दुनिया थी। पूरी सड़क को एक विशाल सांस्कृतिक स्थान के रूप में डिजाइन किया गया था। फुटपाथ और स्काई ब्रिज चौड़े और साफ थे और साइनेज और भूनिर्माण सद्भाव में व्यवस्थित थे। यह जर्मनी के पुराने व्यावसायिक क्षेत्रों के विपरीत था, जहां संकरी गलियों और अनियमित इमारत लेआउट के कारण दम घुटने जैसा महसूस होता था। जर्मन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पूर्व अध्यक्ष जोआचिम श्वार्ट्ज ने इमारतों के बाहरी हिस्से की प्रशंसा की। प्रत्येक ब्रांड की विशिष्टता प्रदर्शित होने के बावजूद समग्र सद्भाव बनाए रखने वाला डिजाइन प्रभावशाली था। बर्लिन के कुर्फुर्स्टेंडम की मिश्रित वास्तुकला शैली की तुलना में यह अधिक व्यवस्थित और फैशनेबल लग रहा था। पहला झटका डिपार्टमेंट स्टोर और फैशन बुटीक से आया। दुकानों में न केवल उत्पाद प्रदर्शित किए गए थे, बल्कि प्रत्येक दुकान को एक थीम पार्क की तरह सजाया गया था। ऐसे स्थान थे जहां ग्राहक स्वयं अनुभव कर सकते थे, पेशेवर सलाहकारों द्वारा अनुकूलित सेवाएं और यहां तक कि छोटे कैफे के साथ मिश्रित सांस्कृतिक स्थान भी थे। यह जर्मनी की दुकानों के साधारण प्रदर्शन विधि से पूरी तरह अलग स्तर पर था। भारत में दुकानों ने खरीदारी को एक मनोरंजन में बदल दिया था। वे ग्राहकों को केवल सामान ही नहीं, बल्कि एक अनुभव भी बेच रहे थे। कपड़ों की दुकानों में उन्हें दूसरा आश्चर्य हुआ। कर्मचारियों की सेवा का स्तर जर्मनी के सबसे महंगे डिपार्टमेंट स्टोर से भी अधिक था। प्रत्येक ग्राहक को एक व्यक्तिगत स्टाइलिस्ट सौंपा गया था, जो अनुकूलित पोशाक सुझाव प्रदान करता था। यह सेवा, जो जर्मनी में केवल वीआईपी ग्राहकों के लिए उपलब्ध थी, यहाँ एक सामान्य घटना थी। जर्मन फैशन एसोसिएशन की पूर्व अध्यक्ष क्लॉडिया मुलर ने दुकानों के संचालन के तरीके पर ध्यान दिया। वे केवल कपड़े नहीं बेच रहे थे, बल्कि एक जीवन शैली का प्रस्ताव दे रहे थे। प्रत्येक ब्रांड की अपनी अनूठी कहानी और अवधारणा थी, और ग्राहक उस कहानी का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक थे। रेस्तरां में उन्हें तीसरा झटका लगा। डिपार्टमेंट स्टोर के फूड कोर्ट से लेकर उच्च मसंत वाले रेस्तरां तक सब कुछ सुव्यवस्थित रूप से प्रबंधित था। स्वच्छता का स्तर पूरी तरह से जर्मन मानकों के अनुरूप था, और स्वाद और सेवा की गुणवत्ता भी उत्कृष्ट थी। सबसे प्रभावशाली बात यह थी कि प्रत्येक रेस्तरां की एक अनूठी अवधारणा और माहौल था। यह जर्मनी की एकीकृत रेस्तरां संस्कृति से पूरी तरह अलग था। भारत में भोजन करना अपने आप में एक सांस्कृतिक अनुभव था।
न केवल भोजन का स्वाद बल्कि माहौल, सेवा और यहां तक कि इंटीरियर डिजाइन सब कुछ ग्राहक की संतुष्टि के लिए डिजाइन किया गया था। सबसे आश्चर्यजनक डिजिटल तकनीक का अनुप्रयोग था। क्यूआर कोड आधारित ऑर्डरिंग सिस्टम, वास्तविक समय में स्टॉक की जांच, व्यक्तिगत सिफारिश सेवाएं, सब कुछ डिजिटलीकरण के माध्यम से जुड़ा हुआ था। जर्मनी की दुकानों के विपरीत, जहां लोग अभी भी कागज पर काम करते थे, यह 10 साल आगे था। जर्मन डिजिटल इकोनॉमी एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष थे थॉमस श्मिट ने अपने सहयोगियों से कहा, भारत ने उपभोक्तावाद को केवल एक लेनदेन से एक उद्योग में विकसित कर दिया है। उन्होंने कहा कि खरीदारी अपने आप में एक मनोरंजन और सांस्कृतिक गतिविधि बन गई है। ग्राहकों का व्यवहार भी जर्मनों के लिए आश्चर्यजनक था। युवा ग्राहक स्मार्टफोन का उपयोग करके कीमतों की तुलना कर रहे थे, सोशल मीडिया पर खरीदारी के अनुभव साझा कर रहे थे और दोस्तों के साथ जानकारी का आदान प्रदान कर रहे थे। उपभोक्तावाद अब एक व्यक्तिगत कार्य नहीं बल्कि एक सामाजिक गतिविधि में बदल गया था। अलग अलग इमारतों को जोड़ने वाले स्काई ब्रिज से पूरे कनॉट प्लेस व्यावसायिक जिले के दृश्य ने जर्मनों को आखिरी झटका दिया। लाखों लोग व्यवस्थित रूप से घूम रहे थे और सभी दुकानें जीवंत रूप से संचालित हो रही थीं। इस पैमाने के एक व्यावसायिक जिले को इस तरह व्यवस्थित रूप से प्रबंधित होते हुए यूरोप में भी देखना मुश्किल था। जगह जगह आयोजित होने वाले सांस्कृतिक प्रदर्शन और कार्यक्रम भी प्रभावशाली थे। वाणिज्य और संस्कृति का सहज मिश्रण एक तालमेल प्रभाव पैदा कर रहा था। यह जर्मनी की कठोर व्यावसायिक संस्कृति से बिल्कुल अलग दृष्टिकोण था। जर्मनी की पूर्व संस्कृति मंत्री एंजेला वीस ने प्रशंसा की। उन्होंने मूल्यांकन किया कि भारत ने उपभोक्ता संस्कृति के माध्यम से एक नई प्रकार की शहरी संस्कृति का निर्माण किया था। यह केवल सामान खरीदने और बेचने की जगह नहीं, बल्कि लोगों के इकट्ठा होने, निर्माण करने और संस्कृति का आनंद लेने के स्थान के रूप में विकसित हुई थी। कनॉट प्लेस में दिन खत्म करने के बाद जर्मन उच्च वर्ग ने महसूस किया कि भारत की उपभोक्ता संस्कृति केवल एक आर्थिक गतिविधि नहीं थी, बल्कि पूरे समाज की रचनात्मकता और नवाचार क्षमता का एक संकेतक थी। जब जर्मनी लौटे उच्च वर्ग ने बोलना शुरू किया तो पूरा जर्मन समाज सदमे में डूब गया। ये सर्वोच्च सत्ताधारी वर्ग, जिन्होंने अपने जीवन भर जर्मन श्रेष्ठता में विश्वास किया था, अब आत्मालोचना करने लगे थे। अंततः स्थिति ऐसी हो गई कि जर्मन सरकार को आपातकालीन रिपोर्ट लिखनी पड़ी। मई 2025 की शुरुआत में भारत की यात्रा करने वाले जर्मन उच्च वर्ग बर्लिन लौट आए। हवाई अड्डे से ही उनके चेहरे के भाव बिल्कुल अलग थे। ये लोग, जो आमतौर पर यूरो केंद्रितता रखते थे, अब एक पूरी तरह से अलग दृष्टिकोण रखते थे। और जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो जर्मन समाज में एक बड़ी लहर पैदा हुई। पहला झटका जर्मनी के पूर्व वित्त मंत्री फ्रेडरिक श्मिट ने दिया। बर्लिन में एक राजनीतिक सभा में उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि भारत की डिजिटल सरकारी प्रणाली जर्मनी से कम 10 साल आगे है। जर्मन राजनीतिक जगत में हड़कंप मच गया, क्योंकि यह शब्द उस व्यक्ति के मुंह से निकला था जिसने अपने जीवन भर जर्मनी फर्स्ट फर्स्ट का नारा लगाया था। जर्मन मीडिया ने कार्रवाई शुरू कर दी। बिल्ड अखबार ने जर्मन अभिजात वर्ग का भारतीय झटका शीर्षक से पूरे मुखपृष्ठ पर जगह बनाई। डेयर स्पीगल पत्रिका ने एशिया से सीखने वाले जर्मन नेता नामक एक विशेष रिपोर्ट का विमोचन किया। फ्रैंकफर्टर ऑलगेमाइन जीतुंग ने भारतीय मॉडल विश्लेषण पर एक गहन रिपोर्ट शुरू की। दूसरा झटका BMW के पूर्व CEO थॉमस श्नाइडर से आया। जर्मन ऑटोमोबाइल उद्योग की एक सभा में उन्होंने कहा कि भारत की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली जर्मनी के ऑटोबान से अधिक कुशल है। कार महाशक्ति जर्मनी का स्वाभिमान एक पल में ढह गया। फ्रैंकफर्ट और म्यूनिख में हर दिन यातायात जाम का अनुभव करने वाले जर्मन अर्थशास्त्रियों के लिए यह एक चौंकाने वाला बयान था। पूरा जर्मन आर्थिक जगत हिलने लगा। भारत का दौरा करने वाले उद्यमियों ने विभिन्न सभाओं में अपने भारतीय अनुभव साझा किए। IGI हवाई अड्डे की स्वचालित प्रणाली से लेकर दिल्ली मेट्रो के समय पर संचालन, अस्पताल प्रणाली की गति और कनॉट प्लेस के डिजिटल नवाचार तक सब कुछ विशिष्ट डेटा के साथ प्रसारित किया गया। सबसे बड़ी लहर चिकित्सा जगत में हुई। जर्मनी की पूर्व स्वास्थ्य राज्य मंत्री मारिया श्मिट ने जर्मन मेडिकल एसोसिएशन की महासभा में भारतीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के बारे में गवाही दी। जब उन्होंने गवाही दी कि जर्मनी में CT स्कैन के लिए अपॉइंटमेंट लेने में 3 सप्ताह लगते हैं,
लेकिन भारत में 2 घंटे के भीतर सभी जांच पूरी हो जाती हैं, तो जर्मन चिकित्सा जगत में आत्मनिरीक्षण की आवाजें उठने लगीं। जर्मन सरकार अब चुपचाप नहीं बैठ सकती थी। समाज के नेताओं द्वारा भारत की सामूहिक प्रशंसा की घटना जारी रहने पर विदेश मंत्रालय और आर्थिक मंत्रालय ने मिलकर एक आपातकालीन टास्क फोर्स का गठन किया। इसका लक्ष्य भारतीय सामाजिक व्यवस्था का व्यवस्थित रूप से विश्लेषण करना और उन हिस्सों की पहचान करना था जिन्हें जर्मनी अपना सकता था। जर्मन संसद में भारत के बारे में पूछताछ भी तेजी से बढ़ी। विपक्षी सांसदों ने सरकार की डिजिटलीकरण नीति को लेकर सवाल किया कि वह भारत की तुलना में कितनी पीछे है। सत्ताधारी पार्टी के सांसदों ने भी भारत की सफलता के मामलों को तुरंत जर्मनी में लागू करने की योजनाएं मांगी। बर्लिन की संसद भारतीय उन्माद से उबल रही थी। जर्मन नागरिकों की प्रतिक्रिया भी काफी गर्मजोशी भरी थी। मीडिया द्वारा भारत का दौरा करने वाले उच्च वर्ग के बयानों को लगातार रिपोर्ट किए जाने के बाद आम नागरिक भी भारत में रुचि लेने लगे। बर्लिन और म्यूनिख में हिंदी भाषा कक्षाओं में नामांकन 10 गुना बढ़ गया। भारतीय यात्रा उत्पादों की बुकिंग पिछले वर्ष की तुलना में 500% बढ़ गई थी। जर्मन सरकार का अंतिम निष्कर्ष चौंकाने वाला था। आर्थिक मंत्रालय और विदेश मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई 200 पन्नों की रिपोर्ट का शीर्षक था, भारतीय अनुभव के बाद उच्च पदस्थ व्यक्तियों की धारणा में बदलाव और उसका सामाजिक प्रभाव। रिपोर्ट ने औपचारिक रूप से निष्कर्ष निकाला कि भारत केवल एक एशियाई देश नहीं है, बल्कि एक उन्नत समाज का मॉडल है जिससे जर्मनी को सीखना चाहिए। रिपोर्ट की मुख्य सामग्री और भी चौंकाने वाली थी। विश्लेषण में पाया गया कि डिजिटल सरकार को लागू करने की गति, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की दक्षता, चिकित्सा सेवा नवाचार की डिग्री और शहरी वाणिज्यिक संस्कृति के विकास के स्तर, सभी क्षेत्रों में भारत जर्मनी से आगे था। रिपोर्ट ने विशेष रूप से सिफारिश की कि नागरिक चेतना और सामाजिक व्यवस्था के मामले में भारत को एक अनुकरणीय मामले के रूप में देखा जाना चाहिए। 2025 की गर्मियों में जर्मन चांसलर ने औपचारिक रूप से भारत की राजकीय यात्रा की घोषणा की। यह केवल एक राजनयिक औपचारिकता नहीं थी, बल्कि भारत की उन्नत प्रणाली को सीधे सीखने के लिए एक शोध यात्रा थी। प्रतिनिधिमंडल में विभिन्न मंत्रालयों के प्रमुख और प्रमुख कंपनियों के सीईओ शामिल थे। जर्मन उच्च वर्ग के एक समूह की जिज्ञासावश की गई यात्रा ने अंततः राष्ट्रीय स्तर पर नीति परिवर्तन को प्रेरित किया और एक ऐतिहासिक घटना बन गई। आज की फिल्म यहीं समाप्त होती है। यदि यह आपके लिए सहायक थी तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। अगली फिल्म में मैं और भी सार्थक सामग्री लाऊंगा।